सर आज जो फल की खेती करना चाहते हैं जैसे आम है, आंवला है, तो सर शुरुआती दौर में किसान किस तरह से अपनी मिट्टी तैयार करे? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हम बगीचा लगाते हैं ना, उसके लिए जो ज़मीन का सिलेक्शन करना या भूमि का सिलेक्शन करना, ऐसी भूमि हो जिसमें जल भराव की स्थिति नहीं बने। आंवले में जीर्णोद्धार के लिए क्या किया जाए? दिसंबर जनवरी में जब आपकी फसल हार्वेस्ट हो जाती है, उस समय आंवले को 2 मीटर की हाइट से काट दिया जाता है। ड्रैगन फ्रूट किस प्रकार की जमीन में या मृदा के लिए अच्छा होता है? जिन मृदाओं में कोई फसल नहीं हो सकती, उसमें ड्रैगन फ्रूट हो जाएगा। जैसे अमरूद की क्रॉप हो गई है, उसके बाद उसकी कटाई छटाई किस तरह से की जाए या उसका मैनेजमेंट थोड़ा बताइए। इसके लिए क्या करते हैं कि 15 अप्रैल के आसपास उसकी हल्की प्रूनिंग करना चाहिए, तो वो उससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और अच्छी क्वालिटी के फ्रूट आएंगे। जो किसान फलों की खेती करना चाहते हैं या उद्यानिक खेती करना चाहते हैं, उससे जो ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, उनके लिए आज हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं कि जो फल वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर कानपुरे सर, जो कि अपना अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ और उनकी साइंटिफिक जानकारी देंगे कि बाग बगीचों में किस तरह से काम किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो डॉक्टर कानपुरे सर, आप। नमस्कार किसान बंधुओं। जैसे कि आपने बताया, फलों की खेती से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सर, और उस पर जो कुछ किसान कुछ करना चाहते हैं जी, क्योंकि बहुत सारे किसान बगीचे लगा तो लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रबंधन है वो सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो जितना लगाना इम्पोर्टेंट है, उतना प्रबंधन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अच्छा प्रबंधन होगा तो अच्छी गुणवत्ता के फल आएंगे, और अच्छी गुणवत्ता के फल आएंगे तो अल्टीमेटली हमको अच्छी इनकम प्राप्त होगी। सर आज जो फल की खेती करना चाहते हैं जैसे आम है, आंवला है, अन्य जो भी बहुत सारे फ्रूट्स आ गए मार्केट हाँ। में, कस्टर्ड एप्पल है, गावा है, जी। तो सर शुरुआती दौर में किसान किस तरह से अपनी मिट्टी तैयार करे, जमीन की तैयारी करते वक्त क्या क्या सावधानी रखे और किस तरह से जमीन तैयार करे ताकि उनकी बागवानी अच्छी लगे या फल पौधे सेटिंग अच्छी हो उनकी? देखो, इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो भूमि है, ये मृदा है, वो सब तरह की है। हल्की भी है, भारी भी है, मीडियम भी है ना, और कुछ प्लेन भी है, कुछ उबड़ खाबड़ भी है जी। तो सभी तरह की भूमियों में या मृदाओं में हम फल लगा सकते हैं, उसकी विशेषता के अनुसार। जो भारी मृदा है सर, और उसमें हम आम लगा सकते हैं, संतरा लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, ग्रेप्स लगा सकते हैं। और जो मीडियम ज़मीनें हैं, जो हम मध्यम ज़मीन जिसको बोलते हैं, उसमें आपका जामफल लग जाएगा, आपका कस्टर्ड एप्पल लग जाएगा, और आपका दूसरे जो फल हैं, स्पेशली आपका हमारे क्षेत्र में जो खेती होती है ना, आपका बनाना भी जो होता है, जी जी, ये भारी ज़मीन से मध्यम ज़मीन में बनाना भी हो जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हम बगीचा लगाते हैं ना, उसके लिए जो ज़मीन का सिलेक्शन करना या भूमि का सिलेक्शन करना, ऐसी भूमि हो जिसमें जल भराव की स्थिति नहीं बने। अच्छा, पानी की निकासी पानी की निकासी अच्छी होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जी। बाकी तो जमीन थोड़ी सी हमारी 21-20 भी चल जाएगी, लेकिन पानी भरना नहीं चाहिए। और दूसरा, आपका जो पौधे हम ला रहे हैं लगाने के लिए, वो हमेशा कलमी पौधे हों। अच्छा, कलम से तैयार हो, जिसमें 2 भाग रहते हैं, एक तो रूट स्टॉक होता है मूलबंध, और एक साइन होता है जो ऊपर बढ़ता है। तो रूट स्टॉक का अपना इम्पोर्टेंट होता है, जो अलग अलग भूमियों के लिए अपने आप को अडॉप्ट करता है सर। तो हर एक क्रॉप का अपने अपने अलग अलग रूट स्टॉक्स हैं। स्पेशली आपके संतरा के लिए हैं, और आपके मैंगो के लिए हैं, इनके लिए, और आपका ग्रेप्स के लिए, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका महत्व ज़्यादा है मूलबंध का। और जो बगीचा लगाना चाह रहे हैं ना, इसको गर्मी में ही खेत तैयार करना है। ये सीजन हमारा बेस्ट है, मई जून सबसे बेस्ट है, जब हाई टेम्परेचर होता है। तो इस समय हमको खेत की प्लॉइंग करना है, खेत तैयार करना है, समतल करना है। फिर क्या होता है कि आपको लेआउट करना है जी। रेखांकन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करना है, आपको निंदाई गुड़ाई भी करना है, उसमें बीच में ट्रैक्टर भी चलना है, उसमें आपको फर्टिलाइजर भी देना है, सिंचाई भी करना है। तो रेखांकन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जी। तो इसको मुख्य रूप से जो किसान लगाते हैं, वो हम वर्गाकार विधि से लगाते हैं बगीचों को। अच्छा। अधिकतर केस में, बाकी और भी बहुत सारी विधि है। तो रेखांकन करने के बाद उचित दूरी पर गड्ढे खोदे जाते हैं। गड्ढे भी प्लांट की जो हाइट, मतलब जो उसका प्लांट है, उसके डिपेंड करता है। बड़े पौधों के लिए 1 बाय 1 मतलब मीटर का करेंगे, और उससे जो छोटे पौधे हैं वो 75 से 50 सेंटीमीटर करेंगे। और भी जो छोटे हैं,
जैसे बनाना वगैरह, इसको 35 से 40 सेंटीमीटर के हम गड्ढे तैयार करते हैं। अब गड्ढा तैयार होने के बाद हम उसको एक्सपोज करते हैं, ओपन रखते हैं, ताकि हाई टेम्परेचर पर वो आपके जितने भी कीटाणु जीवाणु सब नष्ट हो जाए। जब टेम्परेचर हमारा हाई हो जाता है गर्मी में बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं या जो भी जीवाणु होते हैं, फंगल वगैरह या एग्स होते हैं, अंडे होते हैं कीड़ों के, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो एक्सपोज करते हैं और बारिश से ठीक 15-20 दिन पहले उनको हम भरते हैं। भरने के लिए क्या करना, गड्ढा भरने के लिए गड्ढे की ऊपरी मिट्टी जो होती है, क्योंकि जो फर्टाइल मिट्टी वो ऊपर की है, 9 से 10 सेंटीमीटर जो फर्टाइल मिट्टी है उसको अलग रखते हैं खोदते समय, बाकी को अलग रखते हैं। तो उसमें आपकी फर्टाइल मिट्टी में हमको अच्छी पकी हुई गोबर की खाद जी या वर्मी कंपोस्ट उसमें मिलाना गड्ढे के अनुसार। जैसे बड़े गड्ढे हैं तो 35 से 40 किलो लगेगी जी, मीडियम गड्ढे तो उसमें करीबन 25 किलो लगेगी, और छोटे गड्ढे जो है उसमें 10 से 12 किलो गोबर की खाद लगेगी। तो गोबर की खाद में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि गोबर की खाद अच्छी पकी होना चाहिए। पकी हुई हो। कच्ची होगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास दीमक की बड़ी समस्या है जी, आजकल। दीमक बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसमें सेलुलोज ज्यादा होगा तो दीमक ज्यादा आएगा। तो जहां तक वो कच्ची गोबर खाद ना ले, पकी हुई गोबर की खाद ले, और गड्ढा हमेशा आपको खेत का जो लेवल है उससे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भरें, ऊपर रखें, क्योंकि जब पानी जाएगा तो सेटल हो जाएगा और जमीन के लेवल में आएगा जी। और उसके बाद आपका जो सेंटर है वहां पर लकड़ी जरूर गाड़े हम। अच्छा, लकड़ी इसलिए गाड़ना है कि रिमार्क आपका कि भाई बारिश में तो फिर घास हो जाएगी, गीला हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने गड्ढा कहाँ खोदा है जी। तो रिमार्क के लिए आप एक लकड़ी गाड़ दें वहां, और वहीं पर फिर आपको बारिश में पौधा लाना है। और पौधा अपने को जो पीक सीजन होता है बारिश का, उसमें थोड़ा अवॉइड करें हम, अगस्त के आसपास लगाए, अगस्त में जाए, एकदम जुलाई में नहीं लगाए जी। हाँ, क्योंकि ज्यादा बारिश में भी पौधा यदि नहीं सही तरीके से लगा, ज्यादा बारिश हो गई तो उसका सड़ने का डर रहता है। तो अगस्त में हम पौधा लगाएं, और पौधा नर्सरी से लाने के बाद उतनी ही गहराई पे लगाएं जितनी गहराई पे नर्सरी में है, पॉलीथीन में है जी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, किसान लोग लाते तो है और ज्यादा गहरा गाड़ दिया तो जहां पर जोड़ है जी, बडिंग या ग्राफ्टिंग करते तो जोड़ लगता है वहां पर जी, साइन अलग होती है, रूट स्टॉक अलग होता है, तो दोनों को जोड़ते हैं फिर बनता है। अब हमने यदि उसको लगाते समय यहां तक मिट्टी चढ़ा दी तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और वो पौधा आपका खत्म हो जाएगा। तो उसी गहराई पे लगाना है जितनी गहराई पे नर्सरी में है जी। लगाने के बाद आपको स्टेकिंग करना उसकी कि पौधा सीधा रहे। ये तरीका है पौधों लगाने का। अच्छा सर, जैसे आपने रूट स्टॉक के बारे में बोला, तो किसान कैसे समझे कि ये अच्छी तरह का रूट स्टॉक है या अच्छा रहेगा, उसकी क्या साइन या क्या पहचान है? देखो, रूट स्टॉक क्या होता है, ये हार्डी नेचर के होते हैं। हार्डी नेचर मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को बढ़ा लेते हैं। चाहे सूखी जमीन हो, सूखी जमीन के लिए अलग है, भारी जमीनों के लिए अलग है, जहाँ ठंड ज्यादा वहाँ के लिए अलग है, गर्मी जहाँ है वहाँ के लिए अलग है, अलग अलग। तो हम संतरे की बात करें तो संतरे की खेती आसपास के सारे लोग करते हैं, तो संतरे के लिए जो एलोमोई रूट स्टॉक है, एलोमोई रूट स्टॉक है जो ड्वार्फ भी है, छोटा है। ड्वार्फ मतलब पौधा जो बनेगा वो ड्वार्फ बनेगा, कम हाइट वाला बनेगा और अच्छा उत्पादन देता है और उसकी लाइफ भी ज्यादा रहती है, वो ज्यादा दिन तक पौधा जीवित रहता है। तो वो हम रूट स्टॉक लें संतरे के लिए। आम की हम बात करें तो आम में आपका बप्पा काई है, चंद्रकरण है, कुरक्कन है, मुवंदन है, ओलूर है, बहुत सारे रूट स्टॉक है जो विपरीत परिस्थितियों में अच्छे चलते हैं। अच्छे चलते हैं। जैसे सर आंवले में जीर्णोद्धार के लिए क्या किया जाए? जैसे बहुत सारे किसानों के आंवले के बगीचे हैं, वो प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रहा है, उसमें किसी में फ्रूटिंग नहीं आ रहा है, तो उसका नवीनीकरण या जीर्णोद्धार बोलते हैं, कैसे किया जाए, उसके लिए क्या करें? देखिए, आंवले को पहले ऐसे नेग्लेक्टेड सॉइल जो होती है ना उसमें ही लगाते हैं और ज़्यादा उसको बड़ी अच्छी उपजाऊ मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। और आज से 10-15 साल पहले आंवला बहुत था हमारे क्षेत्र में, जैसे हम एमपी की बात करें तो बहुत पर्याप्त था, लेकिन कुछ लोगों ने क्या करा, उसको फिर हटा दिया। लेकिन कोरोना काल के बाद आंवले की जो डिमांड बढ़ी है जी, क्योंकि ये आपको इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के लिए बहुत अच्छा फल है क्योंकि इसमें विटामिन सी जो है पर्याप्त मात्रा में है। तो आंवले की अब डिमांड हमारे यहाँ बढ़ी है। और जो पहले किसान लोग लगाते थे वो सीडलिंग ओरिजिन होते थे जी, मतलब बीज से हमको लगा दिया तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी क्वालिटी नहीं आती थी। अच्छा। अब हमारे पास अच्छी एडवांस वेराइटी है, अच्छी वेराइटी है, बड़े फल है, कम रेसे वाले हैं और जिनकी जो लाइफ है रखने की, स्टोरेज करने की, वो भी अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में किसान लोगों के पास जो पुराने अनुत्पादक जिनका उत्पादन कम है, अच्छी क्वालिटी के फल नहीं आ रहे हैं और 15 से 20 साल का जो जिनके बगीचे हो गए वो जीर्णोद्धार करके उसको अच्छी क्वालिटी में हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा। तो इसके लिए क्या करना होता है कि दिसंबर जनवरी में जब आपकी फसल हार्वेस्ट हो जाती है उस समय आंवले को 2 मीटर की हाइट से काट दिया जाता है, हेडिंग बैग जिसको बोलते हैं, काट देते हैं। काटने के बाद पूरा पहले खेत तैयार करते हैं, खेत तैयार करने के बाद थाले बनाए जाते हैं। थालों में पर्याप्त मात्रा में आपको फर्टिलाइजर और उर्वरक, स्पेशली एनपीके, माइकोराइजा
और आपके जो वैम है, वैम स्पेशली हाँ माइक्रोराइजा जो है वो डालना है, और उसमें फिर सिंचाई करके आपको पानी देना है। गोबर की खाद भी पर्याप्त डालना है। उसको पानी देने के बाद वो फुटान लेगा, आपका जो हमने काटा है वो फूटेगा, नए उसमें सूट्स आएंगे। अब वो सूट्स जो आएंगे उसमें जुलाई में बडिंग होगी। बडिंग हम उन वेराइटीज की करेंगे जिनकी डिमांड अच्छी है, जैसे NA7, अच्छा नरेंद्र 7 हो गया, जी। चकैया हो गया, चकैया। इन वेराइटीज को हम उसमें बडिंग करेंगे। बडिंग के दूसरे साल से उसमें फ्रूटिंग आ जाएगी और अच्छा आपका पेड़ बन जाएगा। तो वो जो हमारी जो देसी किस्में थी, कम उत्पादक थी, वो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया अच्छी उत्पादन वाली, अच्छी क्वालिटी वाली किस्मों में। ड्रैगन फ्रूट किस प्रकार की जमीन में या मृदा के लिए अच्छा होता है? किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है ड्रैगन फ्रूट के लिए? अभी बहुत चल रहा है मार्केट में कि ड्रैगन फ्रूट का भी बहुत उपयोग है, सलाद में, जूस में लोग उपयोग बढ़ा है। ये भी सुपर फ्रूट है। हाँ, न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी ज्यादा होने के कारण तो कुछ किसान कर भी रहे हैं। तो सर आपका क्या सुझाव है इस बारे में? देखिए, जिस मिट्टी में या जिन मृदाओं में कोई फसल नहीं हो सकती, उसमें ड्रैगन फ्रूट हो जाएगा। अच्छा, बंजर जमीन में भी बंजर जमीन हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैक्टस है, ये जीरोफिटिक प्लांट है, कैक्टस है, और पूरा एडवर्स क्लाइमेट के लिए ही बना है। जहाँ हाई टेम्परेचर, जहाँ मुरम है, जहाँ पर पहाड़ी एरिया है, उसमें आसानी से होता है, जिस जमीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा हो। इसमें एक्स्ट्रा फीडिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई खाद डालने की जरूरत नहीं, अपने को थोड़ा सा देना पड़ता है जी। अच्छा, थोड़ा सा इसको देना पड़ेगा, क्योंकि हमको उत्पादन लेना है जी। यदि हमको सिर्फ पौधा ही लगाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्पादन लेना है तो इसकी इनिशियल थोड़ी सी कास्ट बढ़ जाती है, क्योंकि ये ट्रेलिस करना पड़ता है। इसको पोल, सीमेंट के पोल लगा के उस पर रिंग लगती है, फिर उस पर चलता है, तो थोड़ा इनिशियल कास्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आने वाले सालों में इसका उत्पादन अच्छा मिलता है हमको। और 18 से 24 महीने में आपको उत्पादन स्टार्ट हो जाता है इसमें, क्योंकि ये कटिंग से लगता है। और इसमें एक्स्ट्रा फीडिंग में आपको ड्रिप लगाना है, ड्रिप लगाना है। और ड्रिप में भी आपको रेनी सीजन में तो कोई पानी देना ही नहीं। अच्छा, पानी निकासी की व्यवस्था होना जरूरी है इसमें भी पानी भरा, क्योंकि एकदम सकुलेंट है। अच्छा, ये सड़ेगा। हाँ, पानी इसमें कुछ भी पानी भरना ही नहीं चाहिए। पानी भरा के सड़ जाएगा। तो भारी मिट्टियों के लिए तो रिकमेंडेड है ही नहीं, मीडियम के लिए भी रिकमेंडेड है, लिक्विडेटेड सॉइल जहां पर कुछ नहीं हो रहा उसके लिए। तो उसमें ड्रिप से हमको फर्टिगेशन करना है, NPK देना है, और इसमें इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनिक मैटर का ज्यादा है। अच्छा, गोबर खाद, स्पेशली वर्मी कंपोस्ट हो जाए, गोबर खाद हो जाए, या गोट मैन्योर, बकरी की खाद का बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है इसमें, बकरी की खाद में। और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है इसमें, ना ज्यादा बीमारी आती है, ना ज्यादा कीड़े लगते हैं। सर, इसमें भी कोई वेराइटियां हैं ड्रैगन फ्रूट में कि एक पिंक कलर आता है? हाँ, इसमें अलग अलग। हाँ, है ना। इसमें क्या है कि उसके कलर से चलती है सर। रेड पिल, व्हाइट पल्प, रेड पिल, रेड पल्प, रेड पिल और वायलेट कलर का आता है पिंक। हाँ, और एक येलो पिल और व्हाइट पल्प। अच्छा, ऐसे इसकी स्पीसीज है, 4 स्पीसीज है। जी। तो इसमें जो डिमांड ज्यादा हमारी जो चल रही है और अच्छा जो परफॉर्मेंस आ रहा है, तो रेड पिल, व्हाइट पल्प, और रेड पिल और रेड पल्प दोनों का अच्छा डिमांड भी अच्छी है, और अपने यहाँ परफॉर्मेंस भी अच्छा है इसका। अच्छा। और अच्छे से हो भी रहा है, और अच्छे भाव से बिकता है। जब मार्केट में एक फ्रूट आपका लेने जाएंगे तो हमको 70-80 रुपए का एक फ्रूट मिलेगा इसका। जी। तो ऐसे किसान भी है जो इनके पास हल्की जमीन है, कम जमीन है, तो वहां पर ये लगा के वो अपना इनकम का साधन तैयार कर सकते हैं। संतरे के नए बगीचे की स्थापना के लिए प्रमुख बिंदु कौन कौन से और किन किन बातों का ध्यान रखे? संतरे के बगीचे वाले जो किसान है, जिनके यहाँ फ्रूटिंग नहीं आ रहा है, जो इंटरकल्चर में इंटरक्रॉप भी लेते हैं, तो बहुत सारी जगह बगीचे खड़े हैं, बाकी उनमें फ्रूट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सर आप क्या सुझाव देंगे या क्या कहना चाहेंगे कि बगीचे का, संतरे का मैनेजमेंट किस तरह से करें वो लोग, ताकि उनके बगीचे अच्छे हो पाए? जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था कि मृदा सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, सॉइल का सिलेक्शन सर। जल निकासी तो पर्याप्त होना ही चाहिए। इसके साथ साथ संतरे में हम ऐसी सॉइल है जो कम से कम 2 मीटर की डेप्थ तक कोई भी हार्ड पेन नहीं होना चाहिए। अच्छा, पत्थर या बोरम जो होते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए, सॉइल ही होना चाहिए। और वो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं, जो कि आपकी सैंडी लोम सॉइल है, वो बेस्ट है। ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है कि जब पानी देते हैं और पानी देना बंद होता है, क्रैकिंग की ज्यादा समस्या आती है। अच्छा, तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जब हम पौधा लगाते हैं और क्रैकिंग होती है तो रूट्स भी टूटती है उसकी, ये आम में भी समस्या है। जी। तो इनिशियली क्या होता है कि जब पौधा छोटा होता है तो फीडिंग रूट उनकी ऐसे ही कम होती है। हम बाहर से पौधा लाते हैं तो फीडिंग रूट ऐसे ही कम होती है। और जब वो क्रैक, वहां से ही क्रैक, पास से क्रैक हुआ, तो उसकी फीडिंग रूट तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो गई, तो वो पौधा चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी। और ऐसी सॉइल में भी यदि किसान लगा रहे हैं
जहाँ पर क्रैकिंग की प्रॉब्लम है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाएं, स्पेशली आपका FIM बढ़ाएं, वर्मी कंपोस्ट बढ़ाएं, या बाहर से अपन अल्ट्रेशन ऑफ सॉइल करें, दूसरी सॉइल ऐड करें, उसमें क्रैकिंग की समस्या नहीं आना चाहिए। वो एक तो एक सॉइल का हो गया। दूसरा आपका वो सॉइल हो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा नहीं हो। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 10% से ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होना चाहिए। संतरे वाली बात करें हम इसमें, संतरे में, हाँ, उसमें ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो हम पहले हम टेस्टिंग कराएं, मिट्टी की जांच हम लगा रहे हैं, मिट्टी का जांच कराना बहुत जरूरी है। कोई भी बगीचा हम लगाएं, मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। इसमें जांच में करीबन 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर की गहराई से लेना पड़ता है। मिट्टी बाकी क्रॉप के लिए तो आपका 15-20 सेंटीमीटर ही होता है, सामान्य फसलों, है ना, लेकिन इसके लिए थोड़ा गहराई से लेना पड़ता है। प्रोफाइल भी स्टडी होती है कि भाई 2 मीटर तक प्रोफाइल की स्टडी भी होती है जी, कि किस प्रोफाइल में क्या है। जी जी, तो वो करवाएं। उसके बाद ही हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बगीचा लगा दिया तो उसके बाद फिर गए काम से, पैसा भी लग गया अपना, तो पहले हम सॉइल टेस्ट करवा लें, सिलेक्शन आपका सही रहे, फिर हम जाए क्रॉप का। आपने संतरा चुन लिया, लोमोए जो रूट स्टॉक है उसको लाएं, उस पे बड़ेड पौधा हो जो, उस पे बडिंग की हुई है, बडिंग की हुई, हाँ, वो हम लगाएं और उसको निश्चित दूरी पर वो आपका पूरा वही गर्मी में जो प्रोसेस है, गड्ढा खोदना, भरना, ये करके आप करें उसको और फिर लगाएं। उसके बाद केयर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि बगीचा तो किसान लगा देते हैं, लेकिन जो केयर होती है ना, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में हमको उत्पादन तो देता नहीं देता भाई। कोई भी कमर्शियल क्रॉप आपकी 4 से 5 साल में स्टार्ट होती है जी, तो तब तक किसान उसको जो थोड़ा बहुत ध्यान देता है, फर्स्ट ईयर में तो देता है, लेकिन उसको लगता है कि और ये तो सेकेंडरी हो गई, और दूसरी जो इंटर क्रॉप लेता है, हाँ, उस पे चाहे गेहूं हो, चना हो, जो भी ले रहा हो, उस पर ज्यादा ध्यान देता है। और जो उसका फीडिंग है, आपको जो बगीचा लगाया उसका आपका न्यूट्रिशन अलग होना चाहिए, जो इंटर क्रॉप कर रहा है उसका न्यूट्रिशन अलग होना चाहिए। तो ये बात वो भूल जाता है जी, जो उसको दे रहा है वही उसको मिल रहा है। तो आपका जब बेस मजबूत नहीं है, अच्छा, आपका बेस मजबूत होगा ना, बेस से मतलब पौधा इनिशियल स्टेज में अच्छा होगा, तो आने वाले सालों में भी उत्पादन अच्छा देगा। तो उस बात का हमको ध्यान रखना, उसका मैनेज सही करें, स्टेकिंग करें। और दूसरा, इसमें जो जितने भी बडेड ग्राफ्टेड प्लांट है, इसमें इनिशियल स्टेज में इस बात का ध्यान रखें कि रूट स्टॉक वाला पोर्शन जो नीचे से फुटान लेता है उसको बीच बीच में काटते रहें। जैसे संतरे के बगीचे में गर्मियों में जो फूल झड़ने की समस्या आती है, और इसको रोकने के लिए या कम फूल झड़े, इसके लिए क्या उपाय करें सर? किस चीज का विशेष ध्यान रखें? देखो, गर्मी में बड़ी समस्या तो एक तो किसानों के पास पानी की भी कमी आ जाती है जी जी, और हम जो अभी के जो कल्चर देख रहे हैं ना, कई किसानों ने तो अपनी मेड़ काट काट के बहुत छोटी कर दी। तो विंड ब्रेक्स का जो इम्पोर्टेंट होता था, पहले बड़े बड़े पेड़ लगे रहते थे, विंड ब्रेक्स जिसको बोलते हैं हम, बड़े पेड़ लगे रहते थे, तो वो तो अब किसान हटाते जा रहे हैं। उनका बहुत इंपॉर्टेंट है विंड ब्रेक्स, जो हवा को रोकते हैं। कुछ लोग अभी भी जागरूक हैं, कुछ बांस लगा रहे हैं, कुछ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज लगा रहे हैं मेड़ के आसपास। तो एक तो जो गर्म हवाएं चलती हैं, लपेटें चलती हैं, गर्म हवा जो चलती है, उससे फ्लावर ड्रॉप होता है, फ्रूट ड्रॉप होता है। तो उसको जहां भी हमका हरा संतरे का बगीचा है, वो उसके आसपास विंड ब्रेक्स जरूर लगाएं। दूसरा, नियमित हम सिंचाई करें, नमी बनाए रखें। अच्छा, और बड़ा बगीचा है तो बीच बीच में आपका 4-5 लाइन छोड़कर फास्ट ग्रोइंग जो क्रॉप है, स्पेशली जो मक्का है, ज्वार जो जल्दी जल्दी बढ़ती है, इसकी 2-2, 3-3 लाइन लगा दें। इससे क्या, आपका जो ह्यूमिडिटी है, माइक्रो क्लाइमेट एक बना रहेगा। तो बीच बीच में हम उसको लगा दें तो माइक्रो क्लाइमेट बना रहेगा। क्योंकि ज्यादातर फूल जो झड़ते हैं वो गर्म हवाओं से झड़ते हैं। और भी फिजियोलॉजिकल रीजन भी है, उसमें कुछ हार्मोन्स का हम स्प्रे भी कर दें, जैसे नेप्थेलिन एसिटिक एसिड है, इसका हम 12 से लेकर 15 ppm तक कर सकते हैं। 12 से 15 मिलीग्राम पर लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। एक 2,4-D आता है पर हार्टिकल्चर ग्रेड का आता है वो जी, तो वो आपका 8 से 10 ppm, 8 से 10 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से उसको हम स्प्रे करेंगे। तो आपका फ्रूट और फ्लावर ड्रॉप रुकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है उसमें। दूसरा सर, एक अमरूद में, जैसे अमरूद की क्रॉप हो गई है, उसके बाद उसकी कटाई छटाई किस तरह से की जाए, या उसका मैनेजमेंट थोड़ा बताइए। देखो, अमरूद तो ऐसा फल है कि हर एक प्रकार की सॉइल में हो जाता है। भारी में भी देख लेंगे हम, मीडियम में भी और हल्की में भी देखेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें साल भर में 2-3 क्रॉप आती है। स्पेशली अपने इधर रीजन में 2 क्रॉप तो आती है। फरवरी में भी फूट जाता है, और हमको चाहिए फुटान आपको बारिश में, जो ठंड में जाके पकता है। तो ये फरवरी मार्च में जो फूटा है, तो इसको भी हमको रोकना है, क्योंकि वो जब फूटेगा तो उसकी एनर्जी तो एग्जॉस्ट करेगा ही पौधे को, और वो बारिश में कम फूटेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 15 अप्रैल के आसपास उसकी हल्की प्रूनिंग करना चाहिए।
10-15 सेंटीमीटर के छोटे जो सूट है 10 से 15 सेंटीमीटर के, उनको काटना है, हल्के हल्के सूट को। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा स्प्राउटिंग होगी। अच्छा। और जामफल में क्या होता है कि नए जो कोपल आती है उसी में ही फूल आते हैं। हाँ, तो वो उससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और अच्छी क्वालिटी के फ्रूट आएंगे। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए कि उद्यान वाली फसलें, फल वाली फसलों में जो आपने जो जानकारी दी। तो सर जो आपके विभाग की तरफ से जो योजनाएं या कार्यक्रम चलाए जाते हैं, भाई कोई किसान ट्रेनिंग लेना चाहे या आपके कार्यक्रम में जुड़ना चाहे कि सर हमको खेती करना है, तो उसको किस तरह से ट्रेनिंग या कार्यक्रम क्या क्या चलते हैं सर, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, कॉलेज में हमारे यहाँ जो भी किसान आते हैं, हम इंडिविजुअली भी उनको और टाइम देते हैं। कोई पूछ रहा है कि साहब ये लगाना है, हमको ऐसा करना है, तो उनको हम बताते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं आपका भी, तो उसके थ्रू भी हम उस पर जानकारी देते रहते हैं टाइम से। बहुत ही अच्छा है। देखिए, फ्रूट के बारे में साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों, और आज जो फल उद्यान की जानकारी साहब ने दी, इस जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई फ़ायदा ले ज्ञान का। और हमारी जो चैनल है ग्रोसीफाई करके, उसको आप सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी सवाल जवाब हैं तो आप हमें कमेंट करिए। जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे सवाल जो भी जवाब होगा वो आपको उचित जवाब दिया जाएगा। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।